आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज लाइव आने की कोशिश कर रहा था लेकिन टेक्निकल मिस्टेक होने के कारण लाइव नहीं है, तो मैं इसको रिकॉर्ड करके और अपलोड कर देता हूँ। और आपको मैं टाइम दूंगा। सबसे पहले आप पेन कॉपी ले लें। और ज्योग्राफी थॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से मैंने पूरे अकॉर्डिंग सिलेबस के टॉपिक तैयार किए हैं जो आरपीएससी स्कूल लेक्चर के अंदर अपने मेंशन है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इसमें पूछा गया है, क्योंकि कई बार आरपीएससी आपसे परिभाषाएं पूछ लेती है। भूगोल पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन करता है जो मानव का घर है, होम ऑफ मैन। ये किसने कहा था? अब ये क्या अपने सिलेबस में कुछ विद्वान है। पहला विद्वान अगर एमए लेवल के देखें तो वहाँ पर आपको परिभाषा, स्कोप, इसका सब्जेक्ट का विषय क्षेत्र वो दे रखा है। उसमें से ये क्वेश्चन है, तो आप बताएं इमैनुअल कांट, कार्ल रिटर, हम्बोल्ट या इराटोस्थेनीज। जल्दी से आप साथ में यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपके कमेंट पढ़ लूँगा कि किसके, और लास्ट में आप काउंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। देखो, आज टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं, क्योंकि लाइव तो है नहीं। तो इसका आंसर आपका इमैनुअल कांट। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ए। और आप अपना चेक करते रहें कि आपके कौन से पार्ट कमज़ोर है और कौन से पार्ट स्ट्रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने भूगोल की व्याख्या क्षेत्रवर्णी विज्ञान, कोरोलॉजिकल साइंस के रूप में किया है? देखो, वैसे तो इन कुछ विद्वान इनमें अपने सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन जब परिभाषा और विषय क्षेत्र की बात आती है तो वो विद्वान भूगोल में शामिल हो जाते हैं। तो इसका जवाब बताएं आप। हॉटसन, हेटनर, रीस्थोपेन और कार्ल रिटर। आपको विद्वानों का देश भी पता होना चाहिए कि किस देश से संबंधित है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और एमसीक्यू का एक मुख्य उद्देश्य हमारा ये होता है कि हम जान सके कि कौन से एरिया में हम स्ट्रॉन्ग है और कौन से एरिया में कमज़ोर है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हेटनर। अगर हेटनर नहीं हो ऑप्शन में तो फिर आपको रीस्थोपेन उठाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भूगोलवेत्ता ने क्षेत्रीय वितरण, स्थानिक वितरण, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन का विज्ञान बताया? किसको? भूगोल को। यहाँ लिख लो, भूगोल को। ठीक है, किसने बताया है? कार्ल सावर, हेटनर, रेडजेल या हम्बोल्ट? बिल्कुल आप पढ़ लीजिए। और जैसे जैसे आगे जाएंगे तो इनका लेवल कठिन होता जाएगा प्रश्नों का। देखिए, इसका आंसर भी अगेन हेटनर है। ध्यान रखना आप। स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन किसने बताया? हेटनर है। अगर हेटनर ऑप्शन नहीं हो तो फिर आपको कार्ल सावर उठाना है यहाँ पे। ध्यान रखना, यही होता है, कई बार दोनों संबंधित होते हैं लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसी को उठाना आपको। तो इसका आंसर क्या है हमारा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विद्वान ने भूगोल की शाखाओं और उपशाखाओं का विकास को वृक्ष के माध्यम से बताया है? यानी भूगोल का एक ट्री बनाया है उसने और उसने आगे जाकर ऐसे शाखाएं बांटी है। तो वो किसने बांटी है? एक डायग्राम बनाया, वो किस विद्वान ने बनाया है? कार्ल सावर, ग्रिफिथ टेलर, कार्ल रिटर या हम्बोल्ट? आप पढ़ें इसको और अपने उत्तर का मनन करें। देखिए, इसका आंसर आपका है बी ऑप्शन, ग्रिफिथ टेलर। अब ग्रिफिथ टेलर के बारे में आप अन्य फैक्ट क्या क्या आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये नवनिश्चयवाद के पिता है, रुको और जाओ निश्चयवाद, जिसको वैज्ञानिक निश्चयवाद कहते हैं। ये कहाँ के निवासी है? इन्होंने प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए जॉन स्टेटा थ्योरी दी है। कब दी है? 1919 में दी है। कब दी है? ये सारी चीज़ें आपको ग्रिफिथ टेलर के बारे में याद होनी चाहिए, क्योंकि ये जो मोस्ट भूगोल रहता है अपने। आगे देखिए, कथन इधर आपके पास भूगोलवेत्ता है और उनका क्या योगदान है, और ये हमारा है यूनानियों में से। ठीक है, यूनानी भूगोलवेत्ता अपने सिलेबस में है, ग्रीक वाले। असुमेलित कथन का चयन करें। आराम से पढ़ें। अनेक्जिमेंडर नोमोनिक यंत्र का आविष्कार किया है। हिकेटियस डेल्टा शब्द का प्रयोग किया है। हेरोडोटस अफ्रीका और एशिया का विभाजन लाल सागर द्वारा बताया है। हिपाकर्स एस्ट्रोलेम यंत्र, ये मंत्र कर दिया मैंने, मंत्र तो आप एग्जाम में बोलना।
तो एस्ट्रोलेब यंत्र का निर्माण किया है। इनमें से कौन सा असुमेलित है? ध्यान रखना, ऐसे जहां पर भी आ जाए सुमेलित, सही, असत्य, तो सबसे पहले तो उस पर गोला बनाओ आप, वरना ये आपको गोले में ला देगा। कौन सा है? हाँ, तो इसका आंसर होगा बी। बी इसलिए है कि डेल्टा, जो आपको पता है नील नदी के डेल्टा का अध्ययन किया था वो हेरोडोटस ने किया था। ठीक है, तो यूकेटियस नहीं है, यूकेटियस का योगदान इसने लिए, इसलिए ये अपना स्टेटमेंट गलत है। बाकी ये सही है। अफ्रीका और एशिया का विभाजन लाल सागर द्वारा सर्वप्रथम जिसने बताया है, आप देखेंगे अफ्रीका वाला महाद्वीप, तो उसमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, और इधर मिस्र का बागर, इधर हमारा अरब प्रायद्वीप आ गया। तो इसका जो वर्गीकरण बताया है ये हेरोडोटस ने बताया। और यहीं पर आपको पता है मिस्र नदी, मिस्र में नील नदी बहती है, तो यूकेटियस इसका गलत है। तो अपन से गलत ही पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है असुमेलित कथन का चयन किए। वापस से असुमेलित कथन है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने का मेरा औचित्य ये था कि एक प्रश्न में बहुत सारे डायमेंशन ले लिए जाए, क्योंकि वैसे फिर क्या टाइम ज़्यादा लगता है, एक एक फैक्ट पूछा जाए, तो आप एक प्रश्न में कम से कम 4-5 स्टेटमेंट आपको याद हो जाएंगे। देखो, बताओ इसमें, हिपार्कस ने सर्वप्रथम वर्त को 360 डिग्री में विभाजित किया। हेरोडोटस ने कहा कि इतिहास का अध्ययन भौगोलिक दृष्टिकोण से, और जबकि भूगोल का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करना चाहिए। देखो, अगर आपको मेरे प्रश्नों का इस तरह अच्छा लगे तो आप लाइक बटन ज़रूर करना और शेयर करना, ठीक है, क्योंकि इनको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और कहीं से ये मेरे प्रश्न आप देखेंगे तो मैंने कहीं से कट कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ, मैं खुद इन पे एफर्ट लगा के बनाने की कोशिश करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, हिकेटियस अपनी पुस्तक जस पीरियडस का प्रकाशन 5 खंडों में किया है। ये देखिए आप। अगला स्टेटमेंट है, इराटोस्थेनीज ने विश्व का मानचित्र का विस्तार 7 अक्षांश और 9 देशांतर रेखाओं द्वारा किया गया था। इनमें से क्या पूछा है? असुमेलित कथन का पूछा है। तो आपके स्टेटमेंट में इसमें 4 स्टेटमेंट सही करा दूंगा, एक बार आप पढ़ लें। देखो, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, हिपार्कस ने सर्वप्रथम बांटा है 360 डिग्री में। आगे जाकर ये काम स्ट्रेबो ने भी किया है। ध्यान रखना, स्ट्रेबो ने 360 डिग्री में बांटा है। ठीक है, सॉरी, स्ट्रेबो ने नहीं, टोल्मी ने। ठीक है, हेरोडोटस का बिल्कुल कथन सही था। ये कथन भी याद रखना, कई बार कथन भी पूछ लेगा। हिकेटियस की पुस्तक है जेस पीरियडियस, जिसको क्रमबद्ध भूगोल की पुस्तक कहते हैं, पृथ्वी का विवरण है, और इसी के आधार पर हिकेटियस महोदय को हमने भूगोल का पिता कहा। और ये 5 खंडों में है। कई बार पुस्तकों की खंड भी पूछ लेते हैं। तो जस पीरियडियस के कितने खंड है? 5। और कोस्मोस है, उसके भी कितने खंड है? 5। और अर्धकुंडे है उसके 19। ठीक है, ध्यान रखना है चीज, खंड पूर्ण लेते। एराटोस्थेनीज वाला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया क्योंकि 7 अक्षांश और 7 देशांतर था, तो ये गलत हो गया हमारा, हमें गलत पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखते हैं। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल पढ़ें। इसमें पूछा है सुमेलित कथन। ध्यान रखना, असुमेलित नहीं पूछा है। एक साइड विद्वान है और पिता, आपको बताना हिकेटियस समुद्र विज्ञान के पिता है या नहीं है। सही कथन पूछना है। पोसिडोनियस क्रमबद्ध भूगोल का पिता है क्या? फ्रेडरिक रेडजेल आधुनिक भूगोल का पिता है क्या? और कार्ल सावर सांस्कृतिक भूगोल का पिता है क्या? तो सुमेलित पूछा है इसमें, कौन सा सही है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बिल्कुल। इसमें चौथा जो ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि हिकेटियस है उसको भूगोल का पिता माना जाता है और प्राचीन क्रमबद्ध भूगोल का पिता ही माना जाता है। ठीक है, पोसिडोनियस को समुद्र विज्ञान और साथ में साथ भौतिक भूगोल का पिता माना जाता है। फ्रेडरिक रेडजेल को किसका? राजनीतिक भूगोल और मानव भूगोल का पिता माना जाता है। जबकि आधुनिक भूगोल का पिता हम्बोल्ट को माना जाता है, और हम्बोल्ट नहीं हो ऑप्शन में तो कार्ल रिटर को माना जाता है। कार्ल सावरकर बिल्कुल ठीक है, सांस्कृतिक भूगोल के पिता इनको माना जाता है। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? सही पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना
प्लिनी द्वारा लिखित नहीं है। आप प्लिनी महोदय इसलिए लिया है कि अपने सिलेबस में ग्रीक भी है, और ग्रीक में प्लिनी, स्ट्रेबो और कौन कौन टॉलमी, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा विद्वान किस राष्ट्र का है, कौन सी स्कूल से संबंधित है, ये थोड़ा पता होना चाहिए। देखिए इसमें, हाँ बताएं। प्राकृतिक इतिहास, जर्मनी के युद्धों का इतिहास। प्राकृतिक इतिहास को मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हिस्टोरिका नेचुरलिस ऐसी है, नेचुरलिस हिस्टोरिका पुस्तक है, वो इसको इंग्लिश में कहते हैं। जर्मनी के युद्धों का इतिहास, स्वकालीन इतिहास और हिस्टोरोग्राफी, इनमें से कौन सी पुस्तक प्लिनी की नहीं है? देखिए इसमें डी वाला है, वो आपको पता है, तो हेरोडोटस की है, जिन्होंने ये कहा था, इसी पुस्तक में कहा था कि भूगोल का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और इतिहास का अध्ययन भौगोलिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। हमसे क्या पूछा है? नहीं है, ये प्लिनी की है, ये प्लिनी की है, ये प्लिनी की, ये प्लिनी की नहीं है, हमसे नहीं पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा इसका, ये डी आंसर हो गया। चलो अगले, अगला 8वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। ये आदत डाल लेना गोला बनाने की, सत्य या सत्य में ही। हाँ, हिकेटियस ने सर्वप्रथम पर्यावरणवाद, ये पर्यावरणवाद से कहना, पर्यावरणवाद की विचारधारा को जन्म दिया, ये क्या सही है? हेरोडोटस ने सर्वप्रथम विश्व का व्यवस्थित वर्णन किया, क्या ये सही है? स्ट्रिबो का योगदान प्रादेशिक भूगोल में माना जाता है। टोलमी द्वारा अल्माजेस्ट पुस्तक का संकलन रोमन भाषा में किया है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। आप इसका आंसर बताएं जल्दी से, सोचेंगे कौन सा क्वेश्चन है इसमें। चारों सही है, चारों सही नहीं है इसमें, आपको एक कथन सही है, 3 इसमें गलत है, और मैं तीनों को ठीक कराऊंगा फिर मैं आपसे। जल्दी से बताएं। देखो पहला क्या है, हिकेटियस ने सर्वप्रथम पर्यावरणवाद की विचारधारा को जन्म दिया, गलत है। यह दिया था हेरोडोटस ने, जब वो मिस्र के नील नदी का अध्ययन कर रहे थे, तो हेरोडोटस ने दिया था। तो इसका पहले का जो आंसर होना चाहिए था वो था हेरोडोटस, ठीक है, उसके लिए ये संकल्पना उसकी है। फिर आता है हेरोडोटस ने सर्वप्रथम विश्व का व्यवस्थित अध्ययन किया, वो किया था हिकेटियस ने। ये जस्ट दोनों उल्टे लिख दिए हैं। स्ट्रेबो का सर्वाधिक योगदान प्रादेशिक भूगोल में था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और अल्मागेस्ट का संकलन रोमन भाषा में नहीं किया था, ये किया गया था अरबी भाषा में, क्योंकि यहीं गच्चा खा जाएंगे, क्योंकि अब रोमन है तो रोमन भाषा हो जाएगी, नहीं, ये अरबी भाषा है, ध्यान रखना। थोड़ा सा आपको डीप पढ़ना है, आरपीएससी कभी भी आपको छका सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, टोलमी के संबंध में असत्य कथन का चयन करना आपको, इनमें 3 सही है, 1 गलत है। पहला देखो, ज्योग्राफिया नामक ग्रंथमाला के अंतर्गत इनकी कुल 8 पुस्तकें प्रकाशित हुई है। एनेलिमा नामक पुस्तक में नक्षत्र विज्ञान और प्रक्षेपण की परिकल्पना का विवरण किया गया है। विश्व मानचित्र की रचना के लिए संशोधित शंक्वाकार प्रक्षेप की रचना की गई है। और जस्ट अल्माजेस्ट पुस्तक प्रादेशिक भूगोल की प्रसिद्ध पुस्तक है। इनमें से कौन सा असत्य गलत है? फिर मैं कह रहा हूं, अगर आपको प्रश्नों का स्तर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, अगर आप नए हैं तो। और बिल्कुल इनमें से 1-2 क्वेश्चन आपके टपकेंगे ऐसे कैसे ही। और जब आप पेपर दे के आएँ तो मुझे कमेंट करके बताएं कि मैंने जो MCQ बनाए उनमें से कितने क्वेश्चन आए और कितना लाभदायक हुआ आपके लिए। देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ज्योग्राफी यानी कि ग्रंथमाला थी, उसमें 8 पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। एनेलिमा नामक पुस्तक थी, वो नक्षत्र विज्ञान और प्रक्षेपण परिकल्पना पर आधारित थी। विश्व मानचित्र जो शंक्वाकार संशोधित शंक्वाकार प्रक्षेप की रचना की थी, बिल्कुल ठीक है। अल्माजेस्ट इनकी है, वो खगोल पिंडों से संबंधित अध्ययन भी है, खगोल शास्त्र से संबंधित अध्ययन था। तो ये अभी आप ध्यान रखना कि पुस्तक किस पे आधारित थी, थोड़ा बहुत ये, क्योंकि इसमें रोमन में आपके सामने टॉलमी स्ट्रेबो ही महत्वपूर्ण है, 2 ही है, इसके अलावा तो फिर आप चाहें जहाँ से पढ़ें।
अगला क्वेश्चन देखें 11वां। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना हम्बोल्ट द्वारा दी गई है? ठीक है, और एक कूट है नीचे, वो देखना। मानव ग्रह के रूप में भूतल का अध्ययन दी है कि नहीं दी, आप देखना। स्थानिक वितरणों का विज्ञान बताया भूगोल को। सामान्य भूगोल को भौतिक भूगोल। सामान्य भूगोल ही क्या है हम्बोल्ट के अनुसार, भौतिक भूगोल है क्या? और पार्थिव एकता, इनमें से कौन सी संकल्पनाएं हम्बोल्ट द्वारा दी गई है? हम्बोल्ट द्वारा 7 संकल्पनाएं महत्वपूर्ण थी, आपको याद होगा। देखो 1 2 3 4 2 3, कौन सी है? देखिए इसमें चारों ही बिल्कुल ठीक है, ये चारों ही इनके द्वारा दी गई है। ठीक है, पार्थिव एकता भी दी गई है, मतलब विश्व पृथ्वी में जैव अजैव सारे तत्व आपस में एक दूसरे से संबंधित है। और भौतिक भूगोल, सामान्य भूगोल, जो द्वैतवाद लाया था, किसने लाया था? वारेनियस ने, ये वारेनियस द्वारा। तो उसी को आगे जाके इन्होंने थोड़ा विस्तारित रूप दिया है, और उन्होंने कहा है, उसका विरोध किया है उन्होंने कहा कि सामान्य भूगोल जो है भौतिक भूगोल है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। निम्नलिखित में से कौन सी हम्बोल्ट की रचनाएं है? रायलैंड बेसाल्ट, जियोनाजिया और जियोनाजिया, नए महाद्वीपों के भूमध्य रेखीय प्रदेश की यात्रा, और यूरोप के 6 मानचित्र। बताएं आप इसमें से पढ़कर। बताएं आप जल्दी से। देखिए इसमें पहला कूट सही है। ये जो यूरोप के 6 मानचित्र है वो इनकी पुस्तक नहीं है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। ये किसकी पुस्तक है? ये कार्ल रिटर की पुस्तक है। सॉरी, कार्ल रिटर की नहीं, ब्लांस की। हाँ, आगे देखिए। कार्ल रिटर के बारे में कौन सा कथन गलत है? यहाँ गलत बताना है कार्ल रिटर के संबंध में। ये बर्लिन विश्वविद्यालय के भूगोल के प्रोफेसर थे। अब आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्या बर्लिन के थे? इनकी मुलाकात 1807 में हम्बोल्ट से हुई। ये रिटर है। रिटर ने भूगोल के लिए जर्मन में अर्डकुंडे शब्द का प्रयोग किया। इनकी अध्ययन पद्धति आनुभाविक एवं आगमनात्मक थी। इनमें से गलत बताना है। इनका अध्ययन का तरीका था ना, आर्म चेयर ज्योग्राफर कहते हैं इनको, कार्ल रिटर को। ठीक है, तो आपको देखो इसमें अगर ये आपको पता है, देखो अध्ययन के 2 तरीके होते हैं, एक होता है आगमनात्मक, एक होता है निगमनात्मक। आगमनात्मक अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी है तो आगमनात्मक का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे उदाहरण लो और वहाँ से एक सामान्य सिद्धांत निकाल दो, अर्थात उदाहरण से नियम की ओर, उसको कहते हैं आगमनात्मक। इसलिए हम्बोल्ट थे वो अलग अलग स्थानों पे घूमे, अलग अलग उदाहरण देखे और वहाँ से उन्होंने सिद्धांत बनाए। जबकि निगमनात्मक क्या होती है कि एक सिद्धांत होता है, उससे वो उदाहरण बताते हैं, तो इसमें नियम से उदाहरण की ओर होता है। तो ये क्या है, कुर्सी पे बैठ के किया जाता है। तो आप देखेंगे तो आगमनात्मक पद्धति है, इंडक्टिव पद्धति है वो हम्बोल्ट की है, और डिडक्टिव पद्धति है वो है रिटर की। तो ये गलत हो जाएगा इनके लिए। इसका मतलब गलती पूछा अपन से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। समझ में आ रहा होगा। और ये मुलाकात ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात थी हम्बोल्ट और रिटर की, और उन दोनों की मृत्यु भी साथ साथ हुई है। और ये कब हुई है आप कमेंट करके बताना मुझे। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं फ्रेडरिक रेडजेल द्वारा लिखित है? फ्रेडरिक रेडजेल द्वारा लिखित कौन कौन सी है? भूमध्य सागरीय तट के जीव, एक प्रकृति विज्ञानी की यात्राएं, एंथ्रोजियोग्राफी और वॉल्कर कुंडे। ये भी इसकी है। जो इन दो में तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, 3 और 4 तो है ही है। अब इसको ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए? देखो 3 और 4 यहाँ पर भी है, इसमें भी आ रहे हैं,
तो एक तो काटो आप। अब आपकी लड़ाई 3 ऑप्शनों में है, ठीक है। अगर आपको भूमध्य सागर का पता है कि एक तो आएगा ही आएगा और ये भी हो गया, तो देखो भाई ये भी, इसमें एक नहीं है तो ये भी कट जाएगा, फिर ये भी कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा डी। तो इसको कहते हैं एलिमिनेट करना। तो आपको क्वेश्चनों को एलिमिनेट करना है या ऑप्शनों को एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंचना चाहिए। इसको कहते हैं वैज्ञानिक तुक्का। वैज्ञानिक तुक्का लगाना चाहिए और जितनी रिस्क लोगे उतनी सफलता की चांस रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना को सर्वप्रथम किसने, देखो सर्वप्रथम शब्द दिया है, सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना कंसेप्ट ऑफ कल्चरल लैंडस्केप को सर्वप्रथम किस भूगोलवेता ने स्पष्ट किया है? कार्ल सावर ने किया है, हंटिगट ने किया है, फ्रेडरिक रेडजेल ने किया है या हेटनर ने किया है? सर्वप्रथम देखो आप लोगों को ये लग रहा होगा कार्ल सावर, नहीं है, देखना, क्योंकि मानव भूगोल को लाया गया। मानव भूगोल में क्या होते हैं? मानव के क्रियाकलाप, और मानव के क्रियाकलाप क्या करते हैं? सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण करते हैं नहीं करते हैं? तो मानव भूगोल के पिता कौन है? रेडजेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ध्यान रखना सर्वप्रथम पूछ लिया है, बाकी ये नहीं होता तो फिर आपके कार्ल और सावर इसमें आंसर होता। देखिए अगला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी आता है कई बार, सही कालक्रम वाले कूट का चयन करें, मतलब पहले से बाद में कौन कौन से भूगोलवेता हुए हैं? रेडजेल, हंटिगटन, सावर, हॉटसॉन। रेडजेल, सावर, हॉटसॉन, हंटिगटन, कौन कौन से है? पहले से बाद में चारों चारों है, इसमें बताना आप। देखो इसमें रेडजेल की बात करें तो आपको पता 1844 में इनका जन्म हुआ था। हंटिगटन की बात करें तो 1876 में इनका जन्म हुआ था। सावर की बात करें तो 1889 में 1889 में। हॉटस्टोन की बात करें 1899 में। तो अपने आप ही पता लग गया, पहला क्रम ही ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, असत्य कथन का चयन करें, गलत कौन सा है? ब्लांस ने पेज की संकल्पना, ब्लांस ने, तो टाइपिंग मिस्टेक है, पेज की संकल्पना दी है। ब्रुंस ने जेनेरेदेवी की संकल्पना दी है। हॉटसॉन ने क्षेत्रीय विविधीकरण की संकल्पना दी है, एरियल डिस्प्लेसमेंट वाली। और जियोग्राफी ऑफ फ्रांस के लेखक डॉक्टर सलीम अली है। देखो पेज क्या होता है? पेज किसी भी क्षेत्र का एक लघु क्षेत्र होता है, लघु प्रदेश, जो वहाँ की स्थानीय दशाओं के अनुकूल अपने आप को डाल लेते हैं, और उस क्षेत्र विशेष में जो विशेष प्रकार की संस्कृति डेवलप होती है उसको कहते हैं जेनरे देवी। और ये दोनों संकल्पनाएं ब्लांस ने दी है। तो इसका मतलब पहला ठीक है और दूसरा गलत। ये तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। हमें गलत को बताना, तो गलत कौन सा है? बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये, जो भारतीय विद्वान भी में भारत में भूगोल का विकास दे रखा टॉपिक उससे लिया गया है। एक साइड विद्वानों का नाम है और वो कौन से विश्वविद्यालय से संबंधित है बताओ आप। आर.एल. सिंह कौन से विश्वविद्यालय से संबंधित है? बहुत ही ऊपरी स्तर का क्वेश्चन है, लेकिन ये गलत हो जाते हैं। एस.पी. चटर्जी किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? रामनाथ दुबे। मोहम्मद शफी किससे विश्वविद्यालय संबंधित है? देखो इसमें डी तो आएगा। मोहम्मद शफी किससे? अलीगढ़ से। तो इसका मतलब हमारा एक, इसको काट दो। अब लड़ाई 3 में है। अगर आपको आर.एल. सिंह पता है कि ये आर.एल. सिंह बनारस विश्वविद्यालय के हैं, तो ए में 2 देखिए, ए में 2 कहाँ है? यहाँ है। बाकी आपको 2 आते हैं नहीं आते हैं, आपका काम बन जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। एस.पी. चटर्जी कहाँ से है? कलकत्ता से है। रामनाथ दुबे कहाँ से है? इलाहाबाद से है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रादेशिक भूगोल जहाँ पर ये आ जाए, और इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स जोग्राफी ऑफ इंडिया ये आ जाए, तो वो रामनाथ दुबे की आएगी। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र कहती है, अर्थशास्त्र भूगोल। ठीक है, अर्थशास्त्रीय भूगोल के रामनाथ दुबे थे। जहाँ पर भी आपको लगे इकोनॉमी की बात आ रही है इंडिया की, तो आप उस पुस्तक का नाम रामनाथ दुबे लगा सकते हैं। प्रादेशिक की बात आती है तो आर.एल. सिंह उठा सकते हो आप। ठीक है, और कृषि की बात आ जाए तो फिर मोहम्मद शफी इसमें आप उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आधुनिक प्रवृत्तियां हैं जो भूगोल की, उसमें से क्वेश्चन लिया गया है।
सुमेलित कूट का चयन करें। व्यवहारपरक विलियम क्रिक की है। क्रांतिपरक विलियम बुंगे की है। मानवतावादी टुआन। कल्याणपरक वेलफेयर डेविड। कौन से इसमें सुमेलित है? ध्यान रखना, सुमेलित पूछा है इसमें। देखो टुआन तो आपको लग रहा होगा ये तो बिल्कुल मिल ही रहा है। एक तो तीन तो आएगा ही आएगा। तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी है, इसमें भी है। तो पहला तो काट दो आप। अब लड़ाई आपकी किस पे है इसमें? अगर आपको व्यवहार परक पता है विलियम क्रिक का तो एक भी आएगा। तो भाई साहब एक इसमें भी आ रहा है, एक इसमें भी आ रहा है, एक इसमें भी आ रहा है। तो लंबाई तो इससे भी नहीं हो रहा। क्रांति परक विलियम बुंगी की है तो दो तो आएगा ही आएगा। जैसे ये पता हो जाएगा आप डी आंसर पे उठा लोगे। इसलिए ये 1962 का है, ये भी 1962 से संबंधित है। 1976 में कौन सा है? मानवतावादी है। ठीक है, इस प्रकार थोड़ा सा आप इनको भी माइंड में रखना कौन से दशक में है। तो ये दशक कौन सा आ गया? 1970 का दशक चल रहा है ना दोनों में ही। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, उसको देखिए। किस नवीनतम भौगोलिक चिंतन फलक का आधार यथार्थ ज्ञान है? ये ईश्वरवाद और भाग्यवाद को नहीं मानता है। क्रांतिपरक, मार्क्सवाद, प्रत्यक्षवाद और व्यवहारवाद। बताएं इसका आंसर। इसका प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। यथार्थ जो है, सत्य है, वही है। तो प्रत्यक्षवाद अगस्ट कॉम्टे। प्रत्यक्षवाद के कौन थे? अगस्ट कॉम्टे। ठीक है, इस प्रकार आप इनको याद रख लें। ये हमारा इसका एमसीक्यू था ज्योग्राफी थॉट का। अब जो भी टॉपिक बचे हैं उसकी कोशिश करूंगा। बाकी आपको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जितना मेरे से हो सकता था मैंने कोशिश की है सारे क्वेश्चनों को कवर करने की। और आप अपनी ताकत को जानें, कमजोरियों को पहचानें और लगें। मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहूँगा कि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये मैं मेरे व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूँ। रिस्क का मतलब बता देता हूँ मैं आपको कि जैसे 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। आप सोच रहे हैं मैं 100 क्वेश्चन करके आऊँगा, मुझे जो आते हुए आएंगे। आते हुए क्वेश्चन भी गलत होते हैं, इसलिए आप माइनस में चल जाएंगे उल्टे। आप 130-35 करोगे तो कहीं ना कहीं 100 के आसपास आके तो रुकोगे। मेरा ये मानना है। आप लोगों को स्वतंत्र है विचार मानना नहीं मानना, लेकिन मैं कहता हूँ कि जहाँ पर दो ऑप्शन में डाउट है तो वहाँ पर आपको रिस्क लेनी ही चाहिए। और बिना रिस्क के सिलेक्शन नहीं होगा। चाहे आज से पहले आपने कोई एग्ज़ाम दे दिया होगा, उसमें पता होगा, नहीं तो इस बार आजमा कर देख लेना। हाई रिस्क, जितनी बड़ी रिस्क लोगे उतनी अधिक सफलता मिलने का संभावना है। मंगल पर भारत ने प्रथम बार में अगर मंगल मिशन पूरा किया है उसके बाद रिस्क थी। ठीक है, क्योंकि PSLV से लॉन्च कर दिया उन्होंने, जबकि यहाँ तो GSLV जाता है, लेकिन PSLV को भेज दिया। इसीलिए तो भारत अद्भुत है। और हम सभी भारत के नागरिक हैं तो हम भी अद्भुत है और अद्भुत प्रदर्शन करके आएंगे स्कूल लेक्चर में। मेरे तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।